I hope Assalamualaikum once again. I hope you guys can see the screen. Let's wait that it gives me a. Yes, ठीक है, you got okay, ठीक है. जी. So we were studying conversational implicators. What are conversational implicator? A conversational implicator is an indirect or implicit speech act. What is meant by a speaker's utterance that is not a part of what is explicitly said. यानी कि conversational जो हमारे पास implicators होते हैं वो क्या होते हैं? There is a connection between what is said and what is meant to be said. यानी एक कनेक्शन है जिसके जो कहा गया है और जो कहना चाहा है. ठीक है. इनडायरेक्टली कोई बात कहना. ठीक है. लिटरल मीनिंग नहीं होना किसी चीज के. ठीक है. तो बहुत सी बातें हम लिटरली कह देते हैं. ठीक है. और बहुत सी बातें हम इनडायरेक्टली कहते हैं. और ये हम इनडायरेक्टली बातें कब कब करते हैं? जब हम या तो गुस्से में होते. ठीक है. या फिर हम किसी पे तंज कर रहे होते. ठीक है. या फिर मैं भी मजाक में भी कर देते हैं. ठीक. तो ये चीज तो हमने इसको समझ ली है. अब इसको अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल में देखें तो हमारे पास दो लोग हैं, मैरी और बेन. ठीक है. ये इनके दरमियान गुफ्तगू हो रही है. तो मैरी बेन से पूछती हैं कि हैज द गेस्ट अराइव्ड, यानी गेस्ट आ चुके हैं. तो बेन उनको जवाब देते हैं कि देयर इज अ रेड फरारी इन अ ड्राइववे. ठीक है. तो जब बेन ये जवाब दे रहा है तो इसका क्या मतलब हमारे समझ में आता है? कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेशन के तहत वो क्या कर रहा है? उसने जवाब दिया है, बेन ने आपको जवाब दिया है, उसने मैरी को जवाब दिया है कि हाँ गेस्ट आ चुके हैं. लेकिन डायरेक्टली उसने उसको जवाब नहीं दिया. बजाय ये कहने के कि यस द गेस्ट हैज अराइव्ड, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है देयर इज अ रेड फरारी इन अ ड्राइववे, यानी हमारी ड्राइववे में जो है वो एक रेड फरारी जो है वो खड़ी हुई है. ठीक है. और सॉरी इसमें क्वेश्चन मार्क्स नहीं आएगा क्योंकि मुझसे पूछ नहीं रहा. सॉरी, टाइपिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं. तो देयर इज अ रेड फरारी इन अ ड्राइववे. उसको बता रहा है कि देखो जो रेड फरारी खड़ी हुई है हमारे ड्राइववे में वो किसकी है? गेस्ट की ही है ना. हमारे हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते. तो बेन इस तरह से उसको जवाब दे रहा है. तो ये जो जवाब उसने दिया है उसने डायरेक्ट जवाब नहीं दिया. उसने क्या किया? इनडायरेक्टली जवाब दिया है. लेकिन उसका मतलब यही है कि हाँ गेस्ट जो है वो आ चुका है. ठीक है. अब हो सकता है इनकी आपस में लड़ाई हुई भी हो तो इस वजह से इस तरह से जवाब दे रहा हो. सिंपल भी जवाब दे सकता था. हम अक्सर अपने बहन भाइयों के साथ बहुत सी बातों को डिफरेंट अंदाज से जवाब देते हैं. ठीक है. कब बहुत अक्सर हमारे बहन भाई हमें कहते हैं यार तुमसे जब भी पूछो तुम उल्टा जवाब देते हो. उल्टा जवाब मोस्टली जो होता है वो यही होता है कि वो जवाब तो आपको दे रहा है लेकिन वो बिल्कुल लिटरल मीनिंग के हिसाब से सीधे तरह से आपको जवाब नहीं दे रहा. अक्सर बहन भाइयों में ये चीज होती है. ठीक है. हम छेड़ते हैं ना अपने बहन भाइयों को, तंग करते हैं. एक्सक्यूज मी. तो यहाँ पे जब मैरी बेन से पूछती है कि गेस्ट आ चुके हैं तो बेन उसको बजाय ये जवाब देने के यस ही हैज अराइव्ड के ये वाला जवाब देता है देयर इज अ रेड फरारी इन अ ड्राइववे. इसका मतलब है वही है कि गेस्ट आ चुका है क्योंकि जो गाड़ी खड़ी हुई है फरारी वो उसी की है. इसका मतलब है कि उनके पास ये गाड़ी नहीं है. ठीक है.
या फिर उनको पसंद होगी ये गाड़ी, या कोई भी इसके साथ रिलेटेड कोई बात होगी। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको ये भी बताया था कि बहुत सी दफा जो हम किसी पे तंज कर रहे होते हैं या किसी के साथ मजाक कर रहे होते हैं, तो तब भी हम इनडायरेक्टली बात करते हैं और उसके जो है वो कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेटर्स यूज करते हैं। ठीक है। मैं आपको कुछ और इसके एग्जांपल्स बताती हूँ जो आपको इसको समझने में और मदद देंगे। ठीक है। ओके। एक और हम कर लेते हैं। ठीक है। मैरी पूछती हैं, विल सैली बी एट द मीटिंग टुडे। ठीक है। सही है जी। आ, सही है। अब मैरी ने पूछा कि क्या सैली जो है वो आज की मीटिंग में आएगी। ठीक है। जब भी मीटिंग हो रही है। ठीक है। तो बेन आप जवाब देते हैं, तो बेन जवाब देते हैं, हर कार इज ब्रोकन डाउन। ठीक है। तो जब मैरी आप पूछ रही है कि बेन से कि बताओ अभी जो हमारी मीटिंग हो रही है उसमें सैली आएगी कि नहीं आएगी, तो बेन उसको क्या जवाब दे रहा है, हर कार इज ब्रोकन डाउन। ठीक है जी। इससे क्या समझ में आता है जब हम ये वाला जुमला सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो बेन जवाब दे रहा है, हर कार इज ब्रोकन डाउन। सोचिए, ये जुमला सुनते ही हमारे जहन में क्या जवाब आता है। हम ये भी लिख सकते हैं, हम ये भी लिख सकते हैं, हर कार ब्रोक डाउन। ठीक है। तो विल सैली बी एट द मीटिंग टुडे के जवाब में जब बेन ये कहता है हर कार ब्रोक डाउन या हर कार हैज ब्रोकन डाउन, तो इसका क्या हमारे पास आंसर आता है कि उसने बताया है मैरी को कि सैली आज की मीटिंग में नहीं आएगी। उसने उसकी वजह बता दी डायरेक्ट, बजाय ये कहने के नो शी वोंट बी हियर बिकॉज हर कार हैज ब्रोकन डाउन, वो ये जुमला लिख रहा है। ठीक है। वो उसको डायरेक्टली वजह ही बता रहा है कि किस वजह से सैली नहीं आएगी। ठीक है। उसने ये जवाब दिया, ये वाला जवाब भी दे सकता था बैट। जो ओरिजिनल उसको जवाब देना था वो ये देना था, नो शी वोंट बी एबल टू कम टू द मीटिंग। ठीक है, बिकॉज हर कार हैज ब्रोकन डाउन। ठीक है। बजाय उसको ये कहने के उसने क्या कहा, हर कार ब्रोक डाउन, यानी या हर कार हैज ब्रोकन डाउन। ठीक है। तो उसने क्या बताया, उसकी गाड़ी खराब हो गई है। ठीक है। तो जब उसकी गाड़ी खराब हो गई है तो वो आज की मीटिंग में नहीं आ सकेगी। ठीक है। तो इतना बड़ा जुमला कहने के बजाय हो सकता है वो ये कहता है, नो शी वोंट बी एबल टू कम टू द मीटिंग टुडे। ठीक है। और तो वो फिर मैरी उससे पूछती कि क्यों नहीं आ रही, आज तो मीटिंग है, मीटिंग तो हमारे दरमियान पुरानी फिक्स हुई हुई है। तो फिर वो उसको दोबारा बताता कि बिकॉज हर कार हैज ब्रोकन डाउन। ठीक है। तो उसने उसको ये इतने बड़े जुमले को बोलने से बचने के लिए उसने डायरेक्ट ही उसको उसकी वजह बता दी है, और उसकी वजह ही दो काम कर रही है, उसके ना आने का रीजन भी बता रही है और उसका जवाब भी दे रही है कि वो नहीं आएगी। ठीक है। तो तो हमें जब ये हम एग्जाम तो हमें यहाँ एग्जाम्पल से ये चीज
पता चल गई कि इम्प्लीकेटर्स कन्वर्सेशन में क्या हो गया है। ठीक है, तो उसने इनडायरेक्टली जो है ये बात का जवाब दिया यहाँ पे, तो ये जवाब देने के बजाय उसने वो वाला जवाब दे दिया। ठीक है, तो उसने एक जवाब से दो जवाब, मतलब एक, वो क्या कहते हैं ना, एक तीर से दो शिकार करना। उसने एक ही जवाब में उसको उसकी वजह भी बता दी और उसका रीजन भी मतलब बता दिया कि नो शी इज नॉट गोना कम टुडे बिकॉज हर कार हैज ब्रोकन डाउन। ठीक है, इसी तरह से हम एक और करते हैं। हाँ, चलिए अब हम सैली को ले लेते हैं। ठीक है, सैली, हाउ इज द वेदर टुडे। ठीक है, सैली पूछ रही है। ठीक है, तो बेन क्या जवाब दे रहा है उसका, यू शुड ब्रिंग योर अम्ब्रेला। ठीक है, अब क्या बात, अब यहाँ पे आप देखें, जब हम इसको देखते हैं, इस सेंटेंस को देखते हैं, तो हमारे जहन में क्या बात आती है, सोचिए। आई एम गोना गिव यू फ्यू मिनट्स कि आप सोचिए और मुझे बताएं कि आपके जहन में इसका क्या जवाब आता है और ये जवाब उसने क्यों दिया है, उसका असल जवाब क्या होना चाहिए। बताइए, एक सेकंड। सही, अब सही है। यस, तो जब सैली पूछती है बहन से कि हाउ इज द वेदर टुडे, वो उससे क्या पूछ रही है, वो उससे पूछ रही है कि आज मौसम कैसा है। ठीक है, तो हो सकता है उसने उससे फोन पे पूछा हो सकता है वो वहां पे ना हो। तो बहन उसको क्या जवाब दे रहा है कि यू शुड ब्रिंग योर अम्ब्रेला, यानी तुम अपनी छतरी लेके आओ। तो इसका क्या मतलब है, तो मौसम कैसा है, बहन के इस जवाब से हमें मौसम का क्या हाल पता चलता है। हम्म, बताइए। बहन के इस जवाब से हमें ये पता चलता है कि बारिश हो सकती है। ठीक है, यानी कि बारिश के इम्कानात हैं। ठीक है, तो बजाय बैन ये कह रहा है सैली को जवाब देने के कि देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ रेन टुडे सो यू शुड ब्रिंग योर अम्ब्रेला, तो उसको वो डायरेक्ट कह रहा है कि ब्रिंग योर अम्ब्रेला। ठीक है, अपनी छतरी लेके आना, क्यों, कि बारिश के इम्कानात हैं। ठीक है, तो बजाय इतना लंबा, बहुत सी दफा हम जो है लंबे जुमले कहने से भी बचने के लिए जो है वो इस तरह के इनडायरेक्ट जुमले जो है वो हम बोल देते हैं या कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेशंस का या इम्प्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसमें ठीक है, ये जितने भी हम जुमले इस्तेमाल देखेंगे तो ये थोड़ा सा अ, अपने अच्छे तमीज़ के लहजे में या तमीज़ के दायरे में नहीं आते, क्योंकि ज़्यादातर जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं तो उसके कुछ रूल्स हैं और उन रूल्स में हमेशा हमें डायरेक्ट बात करनी चाहिए, इनडायरेक्ट बातें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर हम इनडायरेक्ट बातें उसी वक्त करते हैं जब हम किसी से नाराज होते हैं। ठीक है, या किसी पे तंज कर रहे होते हैं, या हमें कोई पसंद ना हो जिसको हम अवॉइड करना चाह रहे हो। ठीक है, तो जब आप ये देखते हैं, तो उसने क्या किया, उसने बताया कि उसको डायरेक्ट नहीं बताया कि आज बारिश हो सकती है या बारिश होने का इम्कान है। उसने उसको ये कहा कि भाई अपनी अम्ब्रेला साथ लेके आना, यानी अपनी छतरी साथ लेके आना। ठीक है, इसी तरह से मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। मैं आप, क्योंकि ये एक न्यू टॉपिक है और इस टॉपिक में ज़रा हमें
जितने एग्जाम्पल्स कर सकें ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। अच्छा, आपको मैंने बताया था कि हम एक तो गुस्से में करते हैं, ठीक है, और क्या नाम है, तंज मज़ाक जब हम कर रहे होते हैं तब भी हम यूज करते हैं। तो अगर ये जुमला आप देखते हैं, इसको पढ़ के या सुन के आपके जहन में क्या बात आती है? हैव द जिम क्लोज्ड डाउन इन योर एरिया? आप इस जुमले को सुने और बताएं कि क्या है। अगर कोई आपको बोलता है कि तुम्हारे एरिया में क्या जिम बंद हो गए हैं, तो उसका क्या मतलब है? आप किसी को बहुत अरसे बाद मिलते हैं और वो आपको देखते साथ ये बोलता है या एवी ये बोल देता है कि हैव द जिम क्लोज डाउन इन योर एरिया, कि तुम्हारे या देयर आर नो जिम्स ऑन योर इन योर एरिया, ठीक है। इसके अलावा ये भी कह सकता है, ये दोनों जुमले जो हैं वो आपको क्या बताते हैं? आर देयर नो जिम्स इन योर एरिया, ठीक है, या हैव द जिम क्लोज डाउन इन योर एरिया। अगर कोई शख्स आपको मिलता है और आपको ये जुमला कहता है तो इसके क्या मीनिंग आएंगे आपके जहन में? और वो क्या कह रहा है मिलते साथ ही कि यार तुम्हारे इलाके में सारे जिम बंद हो गए, या तुम्हारे इलाके में कोई जिम शिम नहीं है। तो ये बता रहा है कि दैट यू हैव पुट ऑन वेट, दैट यू हैव पुट ऑन वेट, आप मोटे हो गए हैं, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चंस जब वो आपसे कर रहा है मिलने के बाद, चाहे आपसे बहुत ज्यादा अरसे बाद मिला हो या कम से कम सिर्फ एक हफ्ते बाद ही मिला हो, या एਵੇਂ आप पे तंज करना चाह रहा हो, तो ये दोनों तीनों सूरतों में वो क्या कर रहा है? वो आपको इस बात का एहसास दिला रहा है इनडायरेक्टली। डायरेक्ट नहीं कह रहा कि यार तुम जो है वो मोटे हो गए हो या मोटी हो गई हो, यही वही आपको क्या कह रहा है, इनडायरेक्टली आपको बता रहा है कि यार तुम्हारे इलाके में जिम नहीं है, या तुम्हारे इलाके के सारे जिम बंद हो गए हैं, ठीक है, यानी तुम एक्सरसाइज करो, तुम मोटे हो गए हो या मोटी हो गई हो, ठीक है, यू आर फैट नाउ, ठीक है, दैट यू हैव पुट ऑन वेट, ठीक है। अक्सर हम फिल्मों में देखते हैं और ड्रामों में देखते हैं कि लोग इस तरह का एक दूसरे को तंज कर रहे होते हैं जिनकी आपस में लड़ाइयाँ होती हैं, ठीक है। सही। ओके, फिर हमारे पास, मैं आपको इसके ज़्यादा एग्जाम्पल इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके में समझ में आ जाए। अक्सर हम किसी से पूछते हैं हाउ इज लाइफ, ठीक है, और इसके साथ हम किसी का नाम लगा देते हैं, मरियम का नाम लगा देते हैं। मरियम ने पूछा मदिया से कि हाउ इज लाइफ, ठीक है, लाइफ कैसी गुजर रही है, कैसी चल रही है लाइफ तुम्हारी। और फिर मदीहा जो है वो जवाब देती है, माई मेड इज नॉट वेल, यानी कि मेरी जो काम वाली है, मेड जो है मेरी, जो मेरी हेल्पर है वो ठीक नहीं है, उनकी तबीयत नासाज है। तो इससे क्या पता चलता भाई, लाइफ तो मरियम की है, लाइफ तो मधिया की है, और मधिया की लाइफ से क्या फर्क पड़ता है अगर उसकी मेड जो है वो बीमार है या नहीं है? हम्म। अगर हम मरियम पूछ रही है मधिया से कि तुम्हारी जिंदगी कैसी गुजर रही है, और मधिया ये जवाब दे रही है
कि मेरी जो मेड है उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उनकी तबीयत नासाज है। तो इससे मधिया की जिंदगी पे क्या फर्क पड़ रहा है? मधिया अपनी जिंदगी के बारे में बताए ना। ठीक है, तो जब मधिया ये जुमला कहती है तो वो क्या बता रही है? मधिया क्या बता रही है? मधिया बता रही है इनडायरेक्टली कि उसकी लाइफ अभी इतनी अच्छी नहीं चल रही क्योंकि उसकी मेड जो है वो बीमार है। जब किसी के घर में मेड करते हैं काम, तो क्या होता है कि जब वो बीमार होते हैं तो आपकी लाइफ जो बिल्कुल उथल पुथल हो जाती है, यानी बिल्कुल खराब हो जाती है, क्योंकि आपको जो काम मेड करके दे रही थी वो आपको खुद करना पड़ता है, तो फिर उसका आपके ऊपर इनडायरेक्ट असर पड़ रहा है। और यही बात वो इनडायरेक्टली अपनी दोस्त मरियम को बता रही हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जब मरियम मदिया से पूछती हैं कि हाउ इज लाइफ, तुम्हारी जिंदगी कैसी जा रही है या कैसी गुजर रही है, तो मदिया जवाब देती है कि माई मेड इज नॉट वेल, यानी मेरी मेड जो है वो बीमार है। और इसका मतलब ये है कि मेरी लाइफ जो है वो अच्छी नहीं गुजर रही क्योंकि मुझे मेड के हिस्से का काम करना पड़ रहा है, या मुझे दुश्वारी हो रही है जिस काम में वो मेरी मदद करती थी, उनकी मेड जो उनकी मदद करती थी। ठीक है, Have you guys understood? I guess अब तक तो अच्छे खासे हमने एग्जाम्पल्स इसके कर लिए हैं, तो अच्छे खासा आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम कन्वर्सेशन इम्प्लीकेटर्स कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज होते हैं और इनके क्या क्या मीनिंग्स होते हैं। ठीक है, आजकल तो वैसे भी शादियों का सीजन है, तो अगर कोई किसी से पूछे आर यू गोइंग टू द वेडिंग, आर यू गोइंग टू द वेडिंग ऑन दिस सैटरडे, ठीक है, तो फर्ज करें अकबर ने पूछा है, तो फिर जो है बेन जवाब देता है नो, नो नहीं कहेगा, क्या कहेगा? आई हैव अ पेपर ऑन मंडे, ठीक है, या आई हैव एग्जाम ऑन मंडे। ठीक है, पेपर कर लें, एग्जाम कर लें, एग्जाम ऑन मंडे। ठीक है, तो बजाय ये कहने के, जब अकबर बेन से पूछता है आर यू गोइंग टू द वेडिंग ऑन दिस सैटरडे, यानी कि तुम इस सैटरडे को, इस हफ्ते को वेडिंग पे जा रहे हो, तो बेन उसको ये जवाब देता है नहीं, आई हैव अ एग्जाम ऑन मंडे। उसने नहीं नहीं कहा, उसने नहीं नहीं वर्ड कहा। जैसे पिछले एग्जाम्पल में जब मरियम मदिया से पूछती है हाउ इज लाइफ, तो वो जवाब देती है माई मेड इज नॉट वेल। तो जब वो इसको जवाब देती है तो वो ये नहीं कहती है कि यार माई लाइफ इज नॉट गुड बिकॉज माई मेड इज नॉट वेल। ठीक है ना, तो इसी तरह से यहाँ पे जब अकबर बेन से पूछता है कि आर यू गोइंग टू द वेडिंग ऑन दिस सैटरडे, तो बेन उसको जवाब दे रहा है आई हैव अ एग्जाम ऑन मंडे। डायरेक्ट उसने बात नहीं बताई, उसने कहते नो, सिंपल नो कह देता कि नहीं मैं नहीं जा रहा। तो फिर अकबर उससे पूछता कि क्यों नहीं जा रहे, तो उसको जवाब देता कि भाई मेरा तो पेपर है या मेरा एग्जाम है मंडे को। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि मैं मंडे को तैयारी करूंगा अपने एग्जाम्स, सैटरडे को तैयारी करूंगा अपने मंडे के एग्जाम्स की, तो मैं किसी की वेडिंग अटेंड नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये अब आपको इसमें आ गए होंगे अच्छे खासे जो है समझ में बातें कि कन्वर्सेशनल एम्प्लीकेचर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हाँ, 1 सेकंड कुछ हुआ है यहाँ पे। ठीक है,
तो मैं भी आपको देती हूँ 1 मिनट टू राइट 5 एग्जाम्पल्स ऑफ कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेटर्स। ठीक है, कि आपको मैं 1 मिनट दे रही हूँ, आप जल्दी जल्दी से इसके एग्जाम्पल्स लिखिए 5। ठीक है, आपका टाइम शुरू होता है अभी। ओके, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारे पास कोऑपरेटिव प्रिंसिपल। ठीक है, कोऑपरेटिव प्रिंसिपल क्या है? सही है, अकॉर्डिंग टू ग्राइस इन 1975 में उन्होंने अपने आर्टिकल लॉजिक एंड कन्वर्सेशन में लिखा था, द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कन्वर्सेशंस आर एक्सपेक्टेड टू मेक देयर कन्वर्सेशन कंट्रीब्यूशंस इन अ डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द कन्वर्सेशन इन ऑर्डर टू मेक द कन्वर्सेशन हैपन। ठीक है जी, तो ग्राइस जो है उन्होंने जो है कन्वर्सेशंस के लिए कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स जो है वो जो इंट्रोड्यूस किया था, और वो उसके अकॉर्डिंग ये बात बताते हैं अपने इस आर्टिकल में, जो उन्होंने लॉजिक एंड कन्वर्सेशन में लिखा है कि पार्टिसिपेंट ऑफ द कन्वर्सेशन। ठीक है, हम देखते हैं कि लैंग्वेज हम किस लिए यूज करते हैं। ठीक है, लैंग्वेज हम यूज करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, दो बंदों के दरमियान जब कम्युनिकेशन होती है तो इसको क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन साइकिल कंप्लीट होता है। ठीक है, तो वेन एवर वी आर कम्युनिकेटिंग बिटवीन टू पीपल तो इट्स कॉल्ड कन्वर्सेशन। ठीक है ना, लोग एक दूसरे से जब बात करते हैं तो वो कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं। ठीक, तो हम कन्वर्सेशन की बात पे जब यहाँ पे आते हैं तो उसके कुछ वो हैं, असूल हैं। ठीक है, कम्युनिकेशंस के कन्वर्सेशंस के कुछ असूल हैं, और वो जो असूल हैं वो हमें ग्राइस ने बताए थे, और उसको कहते हैं कोऑपरेटिव प्रिंसिपल। ठीक है, ठीक है, और इनको जो इंट्रोड्यूस किया था वो हमारे जो है एच पॉल ग्राइस ने 1975 में इंट्रोड्यूस किया था इन हिज आर्टिकल लॉजिक एंड कन्वर्सेशन।
इनके तहत क्या है कि जो पार्टिसिपेंट ऑफ द कन्वर्सेशन है are expected to make their conversation contributions in direction of flow of the conversation in order to make the conversation happen. ठीक है, सबसे पहले जब हम कोऑपरेटिव प्रिंसिपल की बात करते हैं तो उन्होंने ये कहा है कि आपने जो भी कन्वर्सेशन करनी है, जो भी बात करनी है, तो वो आप बेनिफिट देंगे। ठीक है, आप अपने जिस बंदे के साथ बात कर रहे हैं, जो भी लिसनर है आपका, आपकी कन्वर्सेशन से उसको बेनिफिट मिलना चाहिए। और बेनिफिट कैसे मिलेगा? जैसे हम क्या कहते हैं कि अभी हम कम्युनिकेशन हमने पढ़ी थी, तो कम्युनिकेशन साइकिल कब 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 कामयाब होता है? आइडिया है, याद है? कम्युनिकेशन साइकिल ये होता है कि जब सेंडर जो है अपना मैसेज सेंड करता है और रिसीवर जब उसको रिसीव करके उसका रिप्लाई देता है, तो कम्युनिकेशन साइकिल जो है वो क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। और अगर जो आपने मैसेज सेंड किया है, ये जो इंफॉर्मेशन आपने दी है और वो रिसीवर ने उसका पॉजिटिव जवाब दिया है, यानी कि उसको समझ लिया, उसको इंटरप्रेट कर लिया, ठीक है, तो उसने उसको जवाब दिया। जब उसको जवाब दिया तो उसको उसका फायदा ही हुआ ना, इट विल बेनिफिट इट। और अब आप दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, कन्वर्सेशन साइकिल्स जो है वो और प्रोसीड कर रहा है। ठीक है, तो क्या है कि यहाँ पे ग्राइस ये कहता है कि participants of the conversation are expected to make their conversation contributions in the direction of the flow of conversation in order to make the conversation happen. जब भी आपके पास कन्वर्सेशन दो बंदे कर रहे होते हैं, तो दोनों पार्टिसिपेंट्स को उसमें कंट्रीब्यूशन करनी पड़ती है। यानी जो भी दो शख्स बात कर रहे हैं, उनको उस बात को, उस कम्युनिकेशन को, उस कन्वर्सेशन को कामयाब बनाने के लिए दोनों को अपना जो है उसमें हिस्सा डालना पड़ता है और उसको एक फ्लो में लेके जाना पड़ता है। एक एक कन्वर्सेशन को एक डायरेक्शन की तरफ लेके जाना है, और जो डायरेक्शन है वो बेनिफिशियल होनी चाहिए, बोलने वाले के लिए भी और सुनने वाले के लिए भी। ठीक है, सही है। तो कोई भी कन्वर्सेशन करने के लिए उसको एक डायरेक्शन की तरफ लेके जाएं। ऐसा ना हो कि जब आप कन्वर्सेशन किसी के साथ कर रहे हो तो उसमें एक बात जो है वो सूरज की जा रही है और दूसरी बात जो है वो ईंट की जा रही है, मतलब उसका एक दूसरे के साथ रब्त नहीं है, एक दूसरे के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो वो जब जब कोई बात आप ऐसी बातें कर रहे होंगे, जैसे हम कहते हैं कि यार क्या अजीब बातें तुम कर रहे हो, एक वर्ड है हम यूज करते हैं, ओंगी बोंगी किस्म की बातें करना। ठीक है, तो ये जो बातें अगर हम करते हैं तो इसका कोई फायदा तो नहीं है, कोई बेनिफिट तो नहीं है, ना कहने वाले को है ना सुनने वाले को है। ठीक है, तो ग्राइस का ये कहना है कि कन्वर्सेशन के लिए दोनों पार्टिसिपेंट या जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, गुफ्तगू को कामयाब बनाने के लिए उसको सबसे पहले एक डायरेक्शन में लेके जाएंगे। डायरेक्शन ये है कि वो सही डायरेक्शन का मतलब यहाँ नहीं है कि एक डायरेक्शन उसको पकड़ा देंगे और कहेंगे वो तोड़, नहीं। जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उसी बात टॉपिक पे बात करें। ठीक है, उसी टॉपिक को लेके आगे तक चलें। ठीक है, उसी टॉपिक को जितना बेनिफिटली आप एक दूसरे को डिस्कस कर सकते हैं आपस में, आप वो करें। ऐसा ना हो कि आपने एक टॉपिक उठाया है, बीच में आधी बात उसको कंप्लीट की नहीं है, दूसरा टॉपिक आपने उठा लिया, तीसरा टॉपिक आपने उठा लिया, चौथा टॉपिक आपने उठा लिया, मतलब आपने उस टॉपिक को या उस गुफ्तगू को बिल्कुल खत्म नहीं किया, उसको बिल्कुल जो है वो पाया तकमील तक आप नहीं लेके गए। तो उसमें क्या होगा कि जाहिर सी बात है कि जब आप बात कर रहे हैं और अगर आप बात कर रहे हैं तो ना स्पीकर को उससे कोई फायदा हो रहा है, ना लिसनर को कोई फायदा हो रहा है। तो ग्राइस का ये कहना है कि कोई भी कन्वर्सेशन को अगर कामयाब बनाना है तो एक तो उसका जो है वो उसमें जो पार्टिसिपेंट हो वो उसी डायरेक्शन में बात करें। ठीक है, जिस डायरेक्शन में वो कन्वर्सेशन जा रही है। यानी अगर मैं आपको इसका एग्जांपल देती हूँ तो इसका एग्जांपल कुछ यूँ है कि बात हो रही है क्रिकेट के ऊपर। हम तीन लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, थ्री फ्रेंड्स आर सिटिंग एंड दे आर टॉकिंग अबाउट क्रिकेट। ठीक है, और क्रिकेट पे बात करते करते क्या होता है कि बीच में कोई एक जो है एक बंदा जो है बार बार क्रिकेट से जो बात को ले जाके कहाँ ले जाता है, किस तरफ ले जाता है, क्रिकेट से बात को हटा के जो है वो
कहता है कि आओ साइंस पे बात करते हैं, ठीक है, साइंस पे बात करते हैं। और साइंस पे भी जो बात वो कर रहा है वो बिल्कुल उससे रिलेटेड बात नहीं है ना, तो वो टॉपिक क्या कर रहा है, वो दोनों टॉपिक नहीं खत्म कर पा रहे। ना आप क्रिकेट के टॉपिक को सही तरह से बात कर पा रहे हैं, और ना ही आप साइंस के टॉपिक को सही तरह से बात कर पा रहे हैं। और वो साइंस का टॉपिक भी आपको बेनिफिट नहीं दे रहा, क्योंकि बीच में से आपने उसको कर दिया, बात आपकी क्रिकेट की हो रही थी, वो साइंस के टॉपिक को लेके बैठ गया है। अब दो बंदे जो हैं वो इंटरेस्टेड थे क्रिकेट में बात करने के लिए, और दो बंदे जो थे वो इंटरेस्टेड थे किस पे, साइंस की टॉपिक पे बात करने के लिए। और हो सकता है सारे ही बंदे जो है वो क्रिकेट के टॉपिक पे बात करना चाहें, पर एक बंदा जो है वो साइंस का टॉपिक लेके बीच में आ जाए, तो क्या हुआ, कन्वर्सेशन जो है वो सही तरह से